नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी दबंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फुल टेस्ट 6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम रेगुलरली फुल टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आते हैं। सॉल्यूशन हम लाइव करते हैं ताकि आपको पता चल सके 30 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आज भी हमारा टारगेट यही होगा, 30 मिनट के अंदर हम पेपर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 12, 18, 27 से डिविजिबल है। 12, 18, 27 से डिविजिबल है तो इसके एलसीएम से डिविजिबल होगा। 18 से 78 से 92, 78, 27 चौका 108, 108 एलसीएम हो गया। तो हमें चाहिए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 4, 9 होता है। इसको हम 108 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में करेंगे तो कितना आएगा? 972 आ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 27, 279 आ गया। 2 बार में कीजिए, कितना आ गया? 216। 216 का मतलब यहाँ पे बच गया 63। अब 63 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब इसमें से हम 63 को माइनस करेंगे तब वो संख्या डिविजिबल होगी। तो 9, 9, 63 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 36। अभी हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, यही चाहिए था ना। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 99, 81, 81 को आपको 36, 36, 18 से गुना करना है। क्यों डिजिट क्या है? 8, 8 वाला एक ही ऑप्शन है तो यही सही कर देंगे। अदरवाइज आप गुना कर सकते हो। जैसे 18 एक बार में 8 आ गया। 18, 18 कितना होता है? 144 और एक कितना हो गया? 145। देखिए आंसर तो सेम ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। सेव है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक टेबल दिया है। टेबल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो 5 कंपनीज में 5 सालों में से काम करते हैं। हमें रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु स्टार्टेड सर्विस इन कंपनी डी इन ईयर 2016 एंड 19। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ए 17 एंड 20। तो हमें चाहिए कंपनी ए जो कंपनी डी 16, 19 में। तो कंपनी डी हो गया 16, 136 एंड 19 से हो गया तो 100 एंड 200, 200 कितना हो गया? 60। फिर आपको चाहिए कंपनी ए 17 एंड 20 में। कंपनी ए इधर हो गया, 17 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, तो 125 और 83 मिलकर कितना हो जाएगा? 5, 3, 8 एंड 12, 8, 20, 208 हो गया। फिर 4 से कट रहा है, आपका दिख रहा है 8, 2, 10, 4 से कटेगा तो 4 छक्के 24 एंड 5, 4, 5, 20 एंड 4 से 4, 5, 20, 52, 13, 5, 65, 13 चौका 52। तो 5 अनुपात 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन में लाइन ग्राफ दिया हुआ है ए बी सी डी इन 2 डिफरेंट ईयर्स 2013 एंड 14 में। बताना है कि नंबर ऑफ वोट्स इन सेंटर एफ इन 2013 एंड 2014 जो है। अच्छा, सेंटर एफ का दिया नहीं, ई तक ही दिया है। तो दिया है कि एफ का अगर निकालना चाहे 2013 एंड 14 में, या 10% एंड 20% ज़्यादा होगा बी इन दीज ईयर्स से। तो देखिए बी का 2014 का मतलब है डॉटेड वाला 15 था एंड 13 में कितना था आपका? 18 था। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एफ। एफ का टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है। तो पहले देख लीजिए एफ का 2013 में कितना होगा। 2013 से 10% मोर देन, मतलब 2013 में कितना था इसका? 18 था ना। तो 18 से 10% ज़्यादा, 10% ज़्यादा का मतलब 11/10 हो गया प्लस। फिर अगर देखें 2014 में इसका कितना था? डॉटेड 15 था, इससे 20% ज़्यादा। तो 15 से 20% ज़्यादा का मतलब होता है कितना? 6/5 से गुना करना है। तो 6/5 से हमने गुना कर दिया। ये कितना आ जाएगा? देख लीजिए यहाँ से 5 तिहाई 15, तो ये 18 आ गया। 18 आप कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे 1.8 आ गया ना। तो 18 यहाँ से 18, 1, 19, 19.8 प्लस 18, तो 19, 18 कितना हो जाता है? 37, 37.8। तो देख लेते हैं 37.8 करके कुछ ऑप्शन है। 37.8 ऑप्शन दिख रहा है आपको, लास्ट वाला ना। 1 मिनट, हाँ यही सही है। इधर है कि एवरेज ऑफ 7 नंबर से 148 से एक नंबर को हटाने पर एवरेज सेम रहता है। एवरेज सेम है मतलब जिसको आपने निकाला है उसका वैल्यू एवरेज के बराबर ही था। इधर एक ट्रेपीजियम है जिसका एरिया 140, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड 8 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इतना है, तो लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड 140 एरिया हुआ। ये होता है 1/2 पैरेलल भुजाओं का सम। एक हो गया 12.5, दूसरा आपको निकालना है और इसको हम गुना करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो 8 है, ये 4 बार में चला जाएगा। 4 से कितनी बार में जा रहा है? 4 तिहाई 12, 4 5 35। ए का वैल्यू कितना हो गया? मतलब 22.5 है ना। 22.5 और 12.5 मिलकर 35 हो जाएगा। तो नंबर डी। इसमें है कि मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट ए एंड बी इस रेशियो में दिया है। ए का मार्क्स 135, मतलब 3 का मार्क 135 है। तो 3 चौके 12, 45 से गुना करना है। हमें क्या निकालना है? बी। तो बी को 45 से गुना कर लीजिए। 8 5 40, 8 चौका 32 एंड 4 36, 360 आ रहा है। 45 तिहाई, तो 8 5 40, 8 चौका 32 है, 4 36, 360।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें बोला है कि एक इंसान ने 2 सामान खरीदा है 19,500 में, एक को 20% लॉस पे बेचा है, दूसरे को 15% प्रॉफिट पे बेचा है और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो बताना कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स जिसको इसने प्रॉफिट पे बेचा क्या था। कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस सेम दिया है तो 20% का लॉस का मतलब होता है कि 5 का सामान इसने 4 में बेचा है। 15% प्रॉफिट का मतलब है 5 से 15, 5 20 100, 20 का सामान इसने कितना में बेचा है, 23 में बेचा है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ये सेलिंग है ये कॉस्ट है। तो सेम करने के लिए ऊपर हम 23 से गुना कर लेते हैं, नीचे 4 से गुना कर लेते हैं। तो 23 चौका 23 पच्चा हो जाएगा 115, 23 चौका यहाँ से हो जाएगा 92 एंड 4 23, ये भी 92 हो गया एंड 20 चौका कितना हो गया 80। तो 180, तो ये हो गया 195। 195 का वैल्यू है 19500, मतलब 100 से गुना करना है। आपको बताना है प्रॉफिट पे जो बेचा गया उसका सेलिंग प्राइस कितना था। देखिए कॉस्ट प्राइस बताना है, माफ कीजिएगा सेलिंग प्राइस नहीं। तो इसका कॉस्ट प्राइस 80 था, तो 80 को 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 8000 आ गया। अगला क्वेश्चन में है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसपे 180% प्रॉफिट है कॉस्ट पे एंड कॉस्ट अगर इंक्रीज हुआ है 20% से, सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखा गया। हमें बताना है कि अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कितना होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे सेलिंग है। कॉस्ट अगर 100 मान लिया, इस पर प्रॉफिट है 180%, मतलब 180 रुपये प्रॉफिट है, तो 280 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। अभी वो बोला है कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गया 20% से, तो अगर +20 करेंगे तो 120 हो गया। अभी आपको बताना है कि अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट अभी कितने का है, 160 का प्रॉफिट है, 160 बटा 120। देन अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज अ प्रॉफिट। माफ कीजिएगा, हमें सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट निकालना है। इसका मतलब 160 जो प्रॉफिट हुआ ना, एक कॉस्ट प्राइस पे नहीं सेलिंग प्राइस पे निकालना है। तो 280 गुना 100 कर लेंगे, तो गया 4 का 16, 4 7 28, ये आ गया है 400 बटा 7। इसे क्या बोलेंगे, 7 7 पचे 35 और ये 5 आ गया ना 50, तो 7 49, अप्रॉक्सीमेटली 57% आ रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें एक डेस्क से एक कार्ड उठाया गया है, इस प्रायिकता क्या है कि वो एस नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होगा, 4 एस होता है 4/52, मतलब 1/13। आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी कि एस ना हो, एस ना हो तो 1 - 1/13 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12/13। 12/13 ऑप्शन है लास्ट वाला। इधर दिया है कि लिस्ट इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। कोई बात नहीं, रेगुलर पॉलीगन का सबसे छोटा फॉर्म क्या है, रेगुलर ट्रायंगल, जिसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ तक कि सबसे छोटा जो पॉलीगन है ना, पॉलीगन क्या है आपका, ट्रायंगल ही है। तो रेगुलर का मतलब होता है जिसका साइड भी बराबर हो एंड कॉरेस्पॉन्ड, मतलब आपस में एंगल भी बराबर, उसको हम रेगुलर बोलते हैं। इसका इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, आपके दिमाग में जा सकता है कि हमें पता कैसे चला कि जो लिस्ट इंटीरियर एंगल है यही होगा। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल, अब बोलोगे क्या फॉर्मूला होता है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा एन। मतलब जब आप रेगुलर पॉलीगन की बात करो तो इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 360 बटा एन। तो जैसे जैसे हम एन बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल घटेगा। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो एन को सबसे छोटा रखना पड़ेगा। तो पॉलीगन में सबसे छोटा एन होता है 300, मतलब ट्रायंगल, ये हो जाएगा 360 बटा 3, मतलब 120 डिग्री। तो हो गया सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल। अब बात क्या है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल बड़ा है तो इंटीरियर एंगल छोटा हो जाएगा। इसी लॉजिक का हमने यूज किया, बस समझ गए। आगे चलिए, वैसे आगे क्यों चलें, इसको तो प्लेटिक करना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन है कि हमें इसका वैल्यू बताया, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा। 1 + cos 1 - cos होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इसमें से माइनस करना है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। 1 + sin स्क्वायर, sin 1 - sin 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 - 1 क्या आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि एक बॉल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, इसको हॉलो सिलेंडर के टॉप पे वर्टिकली रखा गया है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 3 सेंटीमीटर, वाइल इट्स वॉल्यूम है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्टिकल डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ बॉल फ्रॉम द बेस ऑफ सिलेंडर। ये क्वेश्चन बाद में करने लायक लग रहा है। अगला देखते हैं, अगला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ
दस इफ इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 55 रुपये 10% का गेन है। 10% का गेन मतलब 10 का सामान 11 में बेचा है, इस 11 का वैल्यू कितना है 55, मतलब 500 गुना करना है। ये होता है कॉस्ट, ये है सेलिंग, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है 50 रुपये। अब बोला है कि अगर हम 58 में बेचे तो कितना फ़ायदा होगा। अगर यही 58 हो जाएगा तो 8 यूनिट का फ़ायदा हो जाएगा, तो 16% का फ़ायदा हो रहा है। सीधी सी बात दिख रहा है आपको, 8/50 गुना 100, 16%। अगला है आपका कि 39 लोग एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, डेली 5 घंटा करते हुए। तो कितने दिन लगेंगे 30 लोगों को 6 घंटा काम करते हुए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि मैन, फिर डे, M1D1H1 बाई W1 जो होता है ये बराबर होता है आपका M2D2H2 बाई W2। मतलब मैन, डे एंड आवर, इसका जो प्रोडक्ट है, और W का मतलब वर्क, ये सब बराबर होता है। कितने लोग काम कर रहे हैं, बोले कि 39 लोग काम कर रहे हैं। कितने दिन, 12 दिन। कितने घंटे पर डे, 5 घंटे। काम एक कंप्लीट हो रहा है। अभी 30 लोग प्रतिदिन कितना दिन काम करेंगे, D डेज, प्रतिदिन कितना काम करना है 6, और काम तो वही कंप्लीट करना है। देखिए 6 दूना 12, 5 दूना 10, 3 30, 3 से 13 बार में इन्हें 13 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि लेमडा निकालना है ताकि इसका क्या हो, नॉन जीरो सोल्यूशन। ओ अच्छा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात कर रहा है। आप बोलोगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात कर रहा है, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसका एक सोल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो पहले से ही है। अब बोल रहा है कि एक और नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए। तो नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि मोर देन वन सोल्यूशन आ रहा है। एक सेट ऑफ इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, उसका एक से ज़्यादा सोल्यूशन का मतलब होता है कि इनफाइनाइटली सोल्यूशन। मोर देन वन सोल्यूशन इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली सोल्यूशन। दो सोल्यूशन नहीं आएगा, एक से ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट ही होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो लेमडा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/2, मतलब 0.5। अगला है आपका कि 2a एंड 3a अगर इस लाइन अप्लाई करता है तो वैल्यू क्या होगा। तो 2a पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू 2a पुट करेंगे तो कितना आएगा, a इक्वल टू 3 9a प्लस 8, तो a का वैल्यू कितना आ गया -1। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि सुरेश एक काम को 9 दिन में कर सकता है एंड निमेश उस काम को 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद सुरेश छोड़ देता है। निमेश को कंप्लीट द वर्क, हाउ लॉन्ग विल नाउ निमेश टेक टू कंप्लीट द वर्क। मतलब सीधी सी बात है, बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। एक सुरेश हो गया, एक निमेश हो गया। सुरेश 9 दिन में करेंगे, ये 18 दिन में। टोटल काम हम मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम 18। इसका इफिशियंसी 2 हो गया, इसका इफिशियंसी 1 हो गया। 18 काम करना है, दोनों मिलकर 4 दिन कर रहे हैं, तो 2 + 1 3 के इफिशियंसी से 4 दिन करेंगे तो 12 काम हो गया। बाकी का बचा काम किसको करना है, निमेश को। तो n डेज लेगा, इफिशियंसी तो 1 ही है, n का वैल्यू कितना हो गया 6। तो 6 दिन और काम करना पड़ेगा इन्हें। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। इफ अ क्यूब जिसका साइड है 49√3, इसको मेल्ट किया गया है और उसे बनाया गया है जिसका लेंथ इक्वल है आर्म ऑफ क्यूब का एंड विड्थ है 24.5। मतलब कि 49√3, आइए यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि 49 इंटू 49 एंड √3 का मतलब 3√3। ये हो गया क्या, इसका वॉल्यूम। ये बराबर होना चाहिए क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर। तो क्यूबॉइड का लेंथ किसके बराबर है, 49√3 के बराबर। एक आर्म के बराबर दे दिया लेंथ, तो 49√3 यहाँ आ गया। हाइट कितना है, 24×48 से 49/2। हमें बताना क्या है, हाइट बताना, मतलब विड्थ दिया हुआ है तो, और हाइट h मान लीजिए 49√3 से एक चला जाएगा, 49 से ये भी चला जाएगा, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 6 9 54 एंड 6 4 की 24 से 5 29, 294 आ रहा है। ये वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि ABC एंड DF सिमिलर है। ABC का एरिया इतना है एंड DF का इतना है। EF का वैल्यू दिया है तो BC का वैल्यू, मतलब स्क्वायर रूट होता है ना आपका एरिया का। एरिया का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ABC का क्या है BC एंड DEF का क्या है EF। मतलब ये 2.8 दिया है, तो 4 से 7 बार में 0.7 बार में, तो BC कितना हो गया 2.1। चलिए आज इसमें आसान आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन दिस। तो इसको क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -4.5 गुना 2, तो 9 -9 + 7 मतलब कि -2। x का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1। अब x का वैल्यू -1 कहाँ सेटिस्फाई करेगा, इसमें तो नहीं कर रहा है,
इसमें करेगा क्या? नहीं करेगा। इसमें करेगा क्या? करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलिए। यह क्वेश्चन 12 PR। अच्छा देखिए, एन पी आर का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो 12 PR का मतलब होगा 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस आर फैक्टोरियल। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1320। अब 12 माइनस आर फैक्टोरियल नीचे है, 12 फैक्टोरियल ऊपर है। इसका मतलब 12 से हम कम करते हुए जाएंगे, जाके एक जगह रुक जाते हैं। कहने का मतलब 5p3 है, इसका मतलब है कि 5 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 3 लिखो। नीचे जितना लिखा हुआ है ना, उतना ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। तो 12 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 11, फिर कितना आएगा? 10 आएगा। जैसे ही 12, 11, 10 आया, 3 जैसे ही आपने लिखा, नीचे कुछ आएगा, मतलब उसके बाद कैंसिल हो जाता है, जैसा कि हम बता रहे हैं। ये वैल्यू कितना आ गया? 11, 12, 132, ये 1320 आ गया। अगर ये 1320 आ गया तो 3 ही नंबर आपने ऊपर लिखा ना, इसलिए आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। भरोसा नहीं है, करके देख लीजिए। अभी 12p3 लिखेंगे तो कितना आएगा? 12 फैक्टोरियल ऊपर, 12 में से 3 गया, नीचे 9 फैक्टोरियल आएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 12 गुना 11 गुना 10, इसके साथ 9 फैक्टोरियल लिखेंगे। 9 फैक्टोरियल नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 10C5 हमने लिखा है, तो 10 से 10, 9, 8, 7 करते हुए ऊपर 5 नंबर लिखना होता है, 5 नंबर का प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ ऑप्शन आ गया 3। चलो अगला देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर 30 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री है। मतलब सीनारियो कुछ ऐसा है, एक इधर है, यहाँ से आपको ऊपर देखना है और यहाँ से ऐसे देखना है। ठीक, इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर इज 50 मीटर हाई, देन हाइट ऑफ बिल्डिंग इन मीटर क्या होगा? यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ टावर इज 30 डिग्री। अगर ए मान लेते हैं 30 डिग्री है, फिर बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ए है 60 डिग्री। अच्छा, जितना हम ऊपर देखेंगे, अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए दोनों का हाइट सेम होता, तो जहाँ इतना होता यहाँ पे भी इतना होता, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का सेम ही होता। अगर किसी का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा आ रहा है, मतलब हम ज़्यादा ऊपर तक देख रहे हैं, बोले कि बात तो सही बोल रहे हो। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री है। टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री है, इसका मतलब कि ये होगा 60 डिग्री एंड इधर होगा 30 डिग्री। ये वाला हाइट कितना है आपका? टावर का हाइट क्वेश्चन में दिया है 50 मीटर, और बिल्डिंग का हाइट निकालना है। कोई बात नहीं, अगर ये 50 है और यहाँ पे एच मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 डिग्री हो गया ना, ये हो गया √3h। अब √3h है तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा 50/√3h। tan 60 डिग्री कितना होता है? खुद √3 होगा, तो h का वैल्यू कितना हो गया? 50/3। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका कि इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 9 से डिवाइड करने के रिमाइंडर निकालना है, मतलब सम ऑफ डिजिट निकाल लो। 6, 3, 9, 4, 13, 1, 14। और इस 14 को आप क्या करो? 9 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5, तो 5 ही आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम 9 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली सम ऑफ डिजिट की ही बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या है कि x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है, एंड इसका सॉल्यूशन है, तो a+b बताना है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि देखिए, x का कोफिशिएंट 37 है, y का 43, यहाँ x का 43, y का 37। हम क्या करेंगे? पहले दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना है? 37 और 43 मिलकर कितना हो गया? 80। 80 कॉमन है, फिर x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कीजिए तो 7, 3, 10, 2, 1, 3, 1, 4, 1 और 1, 2, 240। तो ये 3 बार में आ गया, मतलब कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 3। फिर माइनस करना है तो माइनस कीजिए, इसमें से आप इसको किसी में से माइनस कर लो। चलो इसमें से इसको माइनस करो, तो ओवरऑल 6 कॉमन आ जाएगा ना। 6, हाँ 6 कॉमन आ रहा है। ये बचेगा -x और ये बचेगा आपका +y इक्वल टू 123 में से 117 गया, कितना हो गया? 6। तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना गया? 1, एंड y प्लस एक्स, मतलब समझ रहे हैं ना, y का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया? 1। यही एक a है, एक b है, तो 2 3 8 और 1 9।
ठीक, समझ गए, आगे चलिए। इस क्वेश्चन में कि रमन जो है 4 जर्नी करता है, चारों का डिस्टेंस इक्वल है। पहले जर्नी को 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है ना, बाकी हर एक जर्नी में वो पिछले जर्नी का आधा स्पीड से जाता है। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ रमन क्या होगा। एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज स्पीड जो होता है ना, होता है आपका डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। बात समझ गए। अभी हम मान लेते हैं कि रमन जो है हर एक जर्नी टोटल 4 किया है, 1 2 3 4 बोल के, ठीक है। हर एक जर्नी रमन जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीन्स हर एक जर्नी को अगर आप मान लेते हैं 500, तो 500 गुना 4 इतना किलोमीटर गया। इसको भी हमने 500 मान लिया, ये भी 500 मान लिया, ये भी 500 मान लिया, ये भी 500, ये भी 500। हम ये बताना चाहते हैं कि पहला जो है, पहले केस में वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, तो इसे 1 घंटे लगेंगे। दूसरे में यह इससे आधा की रफ्तार से जा रहा है। आधा की रफ्तार से जाने का मतलब क्या है कि टाइम दोगुना लगेगा, मतलब 2। फिर आधा करेंगे तो फिर से टाइम दोगुना लगेगा, फिर आधा करेंगे फिर से टाइम दोगुना लगेगा। तो ये 8 आ गया, ऊपर कितना आ गया 2000, नीचे कितना है 8 4 12 2 14 1 15। यहाँ से करेंगे तो 5 दिया ही 15, 5 चौका 20, 400/3 आ गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसमें देखिए कंपाउंडिंग टेस्ट निकाला। एक कंपाउंडिंग टेस्ट पे एक सम ट्रिपल हो जाता है 4 साल में, तो कितने साल में 81 होगा। ट्रिपल होता है 4 साल में, फिर से ट्रिपल होगा तो 4 साल में फिर से ट्रिपल होगा, तो 9 गुना हो जाएगा 8 साल में। फिर 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 टाइम्स, कितना हो जाएगा 16 साल में। तो 16 साल में 81 टाइम्स हो गया। इसमें दिया फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब 9/13 का वैल्यू होना चाहिए 153/A। 9 से कटेगा क्या, 5 दिन 9 कटेगा ना, 9 1 17 9 53 से ए का वैल्यू क्या 17 51 17 5 22 221। चलो गुरु, यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ मनी को सिंपल इंटरेस्ट पे रखा है 2 साल के लिए। अगर रेट 1% ज़्यादा होता तो इसे 180 रुपये ज़्यादा मिलते। सम क्या है, 180 रुपये ज़्यादा मिलते, मतलब 2 साल में 180 रुपये ज़्यादा मिलते ना। 1 साल में कितना मिलता है 90 रुपये ज़्यादा। 1% ज़्यादा रखने पे मतलब 1% के कारण 90 मिल रहा है, तो 100% के कारण कितना मिलेगा 9000। अब ये 100% ही तो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 9000। इसमें क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, ये सही है। प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल आर प्लस 1 फैक्टोरियल, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अच्छा, जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना, तो ये हमें पढ़ना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो होता है वो आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है, आर प्लस 1 से नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप 1 गुना 2 गुना 3 ले लो। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, कितना है 6, यह 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। लेकिन क्या है 4 फैक्टोरियल जो कि 24 है, 24 से डिविजिबल है, बोले कि नहीं। यहाँ पे पुट करके भी आप देख सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया है कि एक ट्रेन स्पीड है 57 मीटर पर सेकेंड, एक सिग्नल को 12 सेकंड में जाता है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट 12×7 = 84, 12×5 = 60, 68, 684। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है, लिए भी कर लेते हैं। इसमें था कि एक बॉल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, एक हॉलो सिलेंडर। एक मिनट, तो हमने एक हॉलो सिलेंडर बनाना है, ये हॉलो है। इसके ऊपर क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कि एक डायमीटर मतलब बॉल रखना है। तो चलो ऐसे करके ना हमने एक बॉल रख दिया। अच्छा, ये बॉल अंदर तक भी जा सकता है, पता नहीं, चलो देखो ना। बॉल का जो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में, अच्छा अगर बॉल का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है दोस्त, तब जो बॉल है ना ऐसे करके, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे करके आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला अगर बॉल है, तब तो ये सीधे का सीधे अंदर चला जाएगा ना, क्या बोलते हो। हाँ, हाइट ऑफ, अच्छा पहले देखते हैं कि इसका क्या सीन है। चलो ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर है, ये वाला हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम दिया है 9, तो रेडियस को मान लेते हैं r। तो ये वॉल्यूम कितना है πr²h। 3 इसका वैल्यू कितना है 9, ये 3 बार में 9 पाई था ना, तो 3 बार में ये गया, पाई से पाई गया, तो r का वैल्यू आ गया √3। अरे नहीं दोस्त, r का वैल्यू √3 का मतलब समझ रहे हैं कि जो ये आपका है ना सिलेंडर, सिलेंडर का जो मुख्य है वो छोटा है, ऐसे करके ये इसका जो मुख्य है ये छोटा है, और जो आपका इसके ऊपर रख रहे हो स्फेयर, स्फेयर का जो डायमीटर है वो बड़ा है। अगर स्फेयर का डायमीटर बड़ा है तो पूरा का पूरा इसके अंदर तो नहीं जाएगा, बाकी चलो ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, हमें यह पता करना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है इसके बीच की दूरी कितनी होगी, निकाल लेंगे। हम बस ये पता कर लेते हैं कि ये जो स्फेयर है ना, स्फेयर, यह आपका सिलेंडर से कितना नीचे तक गया है, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। चलो, यहाँ पे जो रेडियस है इसका √3। अगर इसका डायमीटर 4 यूनिट है तो एक बात बताइए, ये जो डायमीटर है ये रेडियस है, रेडियस 2 यूनिट होगा, बोले कि ये भी सही है। तो ओ ए बी, ये जो ओ ए है ना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर 4 में से 3 गया, आ गया 1 यूनिट। ओ ए का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट। तो आप ये बात समझ पाए कि 1 यूनिट जो है ना, ये रेडियस का 1 यूनिट ये सिलेंडर के ऊपर है, तो सिलेंडर का जो टॉप है उससे नीचे भी 1 यूनिट आ गया होगा, बोले कि बिल्कुल सही। तो ये पार्ट हो गया है 1 यूनिट। बात समझ गए। तो टोटल जो हाइट चाहिए था, हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो जो लेंथ दिया है, लेंथ है सिलेंडर का 3 यूनिट, फिर ऊपर का 3 यूनिट बच गया, तो 3 + 3 6 यूनिट आ गया। क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन अच्छा लग रहा था। अब सही हुआ या गलत ये तो सबमिट करके पता चले, देख लेते हैं। तो सही हो गया, ठीक, सभी सही हो गया। पेपर थोड़ा टफ नहीं निकला, इसमें 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी आप आराम से कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है।